गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। एक बार फिर से मैं आपका क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पेपर सेकंड हल करने वाले हैं, जो कि वन रक्षक का पेपर रहने वाला है। ये आपके आगामी एग्जाम, अगर आप राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप राजस्थान में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में किसी भी स्टेट लेवल के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको इससे अनुमान होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें हमें क्या चेंजेस करने की आवश्यकता है। तो वो आप मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि वीडियो एंड तक देखिए और आप जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम से पहले उनको ज़रूर लगाएं। हमने 2022 के लिए एक मैराथन वीडियो बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हो। और इसी प्रकार हम 2021 की मैराथन वीडियो लेकर आ रहे हैं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या जो है सर्वोच्च तृतीय स्थान का पूछना चाहता है साथियों। क्वेश्चन थोड़ा डीप में चला गया है। पूछना चाहता है कि 2000 जो कि 20वीं पशु गणना हुई है उसके अनुसार मवेशियों की संख्या तीसरे स्थान वाली हमको यहाँ पर बतानी है। मैं आपको यहाँ पर साथियों, हमें अब तीनों मतलब पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड का पता होना चाहिए। तो साथियों आपको बीकानेर का नाम में हम देखें तो इसके जो मवेशियों की संख्या है 11.94 लाख। कितनी है? 11.94 लाख हो जाएगी। बात रहती है जोधपुर की, तो जोधपुर की हो जाएगी साथियों 10.69 लाख जोधपुर की हो जाएगी। और बाड़मेर की हो जाएगी साथियों, बाड़मेर की हो जाएगी 9.05। और वहीं हम उदयपुर की बात करें, तो उदयपुर की कितनी हो जाएगी? उदयपुर की हो जाएगी 8.31 लाख मवेशी यहाँ पर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो बीकानेर के अंदर 11.94 जो है लाख मवेशी हो जाएंगे, और जोधपुर के अंदर 10.69, और बाड़मेर के अंदर 9.05, और उदयपुर की बात करें तो 8.31%, सॉरी प्रतिशत नहीं, 8.31 लाख वहाँ पर मवेशी हो जाएंगे। तो ये चारों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज कर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है साथियों? अभी तीसरे पे चला गया तो हो सकता है अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम आ रहा है तो वहाँ पर ये चौथा पूछ ले। अब हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते। मैंने चारों आपको बता दिए हैं, ये चारों का क्रम हो चुका है। आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी कॉपी पेन में इसको नोट डाउन जरूर कर लें साथियों। पूछा जा सकता है इस एग्जाम में, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, कहीं दूसरा कहीं तीसरा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा साथियों बाड़मेर। क्या हो जाएगा राइट? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री, यानी साथियों ये आपसे पहले तो आपको चरण ध्यान आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है? चरण ध्यान आ जाना चाहिए। तो चरण हो गया है दूसरा। ये दूसरे चरण के अंदर कौन बनता है? गोकुलाल असावा बनते हैं। कौन बनता है? गोकुलाल असावा बनते हैं। बात दूसरे चरण में पहुंच गए तो पहले में कौन बनता है? पहले में बनता है शोभाराम कुमावत। ये कौन से चरण में होते हैं? फर्स्ट चरण के अंदर बनते हैं शोभाराम कुमावत, सेकंड चरण में गोकुलाल असावा बनते हैं, तीसरे के अंदर माणिक्यलाल वर्मा, और हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण में कौन बन जाता है? हीरालाल शास्त्री बन जाते हैं साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर से, मतलब किस क्षेत्र के अंदर होता है? चंग नृत्य जो है ना वो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र के अंदर होता है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो ना जाने हमने कितनी बार कर भी रखा है। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ना साथियों। ये मैं आपको यही बताना चाहता हूँ बार बार। ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में है ना एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अलग वहाँ से मिले। मैंने आपको 80 से 85% का बोला है ना, तो वो आप इस एग्जाम से भी देख सकते हो। लगभग क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप कहीं से भी लगाओ, लेकिन जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखो। कहीं से भी देखो, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ से देखो, लेकिन उनको देखो जरूर आप। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है तो आहड़ को। ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ को जाना जाता है। और ताम्रजननी के नाम से, ताम्रजननी के नाम से किसको जाना जाता है? चीर पोटरी क्या है? चीर पोटरी क्या है साथियों? साड़ी है। चीर पोटरी क्या है? साड़ी है। आपको ना ताम्रजननी कमेंट कर कर बताना है ताम्रजननी किसको कहा जाता है, वो आपको कमेंट करना है साथियों। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। बकरी अनुसंधान पूछ ले या भेड़ अनुसंधान संस्थान पूछ ले साथियों, मैंने आपके लिए ना टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर जो है ना लेटेस्ट आंकड़े जो होता है वो डालता रहता हूँ। जितने भी अनुसंधान थे मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे थे, बिल्कुल सारे के सारे मैंने आपके लिए वहाँ डाल रखे थे। और मैंने ये भी बताया था कि बकरी और भेड़ अनुसंधान एक जगह है। पहले भी हमने ये डिस्कस कर लिया है। तो अविकानगर हो जाएगा। अविकानगर टोंक के अंदर बकरी अनुसंधान संस्थान हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। युग्म दे रखे हैं और सुमेलित कौन सा नहीं है वो हमको यहाँ पर बताना है। तांबा खेतड़ी के अंदर होता है, ये बात ठीक है साथियों। लोहा एशक मोरिजा बानोलो, मोरिजा बानोल के अंदर लोहा एशक होता है। सीसा जस्ता हमको पता है जावर के अंदर, सीसा और जस्ता कहाँ है, जावर के अंदर। टंगस्टन, टंगस्टन का नाम लेते हैं, आपको यहाँ पे पलाना दे रखा है जो कि गलत है। टंगस्टन तो आपको डेगाना याद आना चाहिए, टंगस्टन तो डेगाना ध्यान आना चाहिए ना आपको, तो टंगस्टन डेगाना हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए राइट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। किस कर्मावती के, रानी कर्मावती की बात कर रहा है, जौहर का पता चलता है। ताम्रपत्र का नाम बताना है साथियों, पूर्व ताम्रपत्र है। पूर्व ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है। और वो यहाँ पर जौहर होता कब है, तो ये जौहर होता है 1534-35 के आसपास, 1534-35 के आसपास होता है। पूर्व ताम्रपत्र में इसकी जानकारी हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, जोधपुरा सभ्यता पूछना चाहता है, किस नदी के तट पर स्थित है जोधपुरा सभ्यता। एक तो जोधपुरा सभ्यता का नाम लेते ही आपको ध्यान आना चाहिए, ये है कहाँ पर, जोधपुरा सभ्यता है कहाँ पर, जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर है तो जयपुर के अंदर नदी देखो तो साबी नदी हो जाएगा, साबी नदी हो जाएगा। वैसे अगर आप ये भी चीज़ पता होती है ना जोधपुरा सभ्यता कहाँ है, तो क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, क्योंकि नदियाँ आपको पता ही होगी। लूनी तो कहाँ से निकलती है, नागपाट से निकलती है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन है ना, आप किसी भी प्रकार कर सकते हो। एग्जाम में हमको आराम से क्वेश्चन करने, मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन आ रहा है तो उसको जल्दी से कर देंगे, नहीं, उसको ध्यान से देखना क्या पूछना चाहता है, कहीं आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत ना हो जाए, क्योंकि उसमें अगर हमने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें हमको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। अकबर का किला कहाँ पर है, अकबर का किला अजमेर के अंदर है। मैगजीन का किला कहते हैं जिसको हम, मैगजीन का किला भी कहा जाता है, अकबर का किला भी कहा जाता है कहाँ पर, अजमेर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। जगनिवास महल का पूछना चाहता है और मेवाड़ के महाराणा का नाम हमको बताना है। अमर सिंह प्रथम नहीं साथियों, यहाँ पे देखिए कर्ण सिंह द्वितीय लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। जगत सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय जो होते हैं, जगत सिंह द्वितीय जो हैं जगनिवास नामक महल का निर्माण पिछोला झील के अंदर करवाते हैं। पिछोला झील के अंदर जगनिवास महल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय करवाते हैं साथियों। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार हैं साहिब राम, किस चित्रकला शैली से संबंधित है हमको बताना है। साहिब राम साथियों मैंने कल भी आपको बताया था, साहिब राम तो है जयपुर से संबंधित। कहाँ से है, जयपुर से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है साहिब राम। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहिबदीन, आपको ध्यान आना चाहिए कि जयपुर के अंदर साहिब राम है तो साहिबदीन कहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, साहिबदीन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो साहिबदीन कहाँ हो जाएगा साथियों, उदयपुर। साहिबदीन उदयपुर है, साहिब राम जयपुर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो हमको देखना है। नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी है साथियों। चंबल, चंबल जो है, चंबल की सहायक कौन सी है, बनास नदी है, ये बात ठीक है। यहाँ पर बनास की सहायक नदी बेडच है, ये भी ठीक है। लूणी, लूणी की सहायक सूकड़ी नदी है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए राइट काली सिंध कोठारी नहीं होगा। काली सिंध, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। काली सिंध की कोठारी नहीं है। तो काली सिंध की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है आपको ध्यान आना चाहिए। एक तो आहू ध्यान आएगी आपको, एक आएगी परवन, ये काली सिंध की सहायक है। आहू और परवन जो है काली सिंध की सहायक है। अगर मैं ऐसा लिखूं कि काली सिंध किसकी सहायक है, काली सिंध जो खुद है ना वो बनास की सहायक है। काली सिंध खुद बनास की सहायक है और इसकी सहायक है आहू और परवन। जो एक्स्ट्रा फैक्ट थे, जो एक्स्ट्रा जानकारी थी, मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे साथियों, मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, वीडियो को ना आप अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी कर दें। कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है। आप कमेंट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे, अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है ना तो आप डिसलाइक करके भी चले जा सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, जैसे आप सोच रहे हो कि ये वीडियो आपने कंप्लीट देखा है, आपको लगे कि नहीं इसमें हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला है, कुछ फ़ायदा आपको नहीं हुआ है, तो आप डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन एंड तक आप वीडियो देखिए। आप मेरे साथ ऐसा मानिए 15 से 20 दिन जुड़िए, पहले
15 से 20 दिन देखिए, फिर अपने आप में जो चेंजेस होते हैं ना वो देखिए। अगर फिर आपको लगे ना नहीं इसमें हमको कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप ना डिसलाइक करके या अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ के पूछना चाहता है साथियों, भगत पंथ के हो जाएंगे गोविंद गिरी। कौन हो जाएंगे? गोविंद गिरी हो जाएंगे। तो मोतीलाल तेजावत जी तो एक ही आंदोलन के हो जाएंगे ना, तो गोविंद गिरी जी भगत पंथ के प्रतिपादक हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय राजपुताने में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय एजीजी पूछना चाहता है आपसे। एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो लॉरेंस ये रहा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जैसे एजीजी की बात आई ना, तो आपको पीए पॉलिटिकल एजेंट भी ध्यान आने चाहिए। ये देखो सभी के सभी ये तीनों के तीनों पीए हैं, पॉलिटिकल एजेंट है, तो ये आपको ध्यान आने चाहिए। कहाँ पर है? ईडन। ईडन कहाँ पर था? जयपुर के अंदर था। ईडन कहाँ पर था? जयपुर था। मोकमोसन ये मारवाड़ में हो जाएगा। सावर्स कहाँ पर हो जाएगा? मेवाड़ में हो जाएगा। सावर्स कहाँ हो जाएगा? मेवाड़ के अंदर सावर्स हो जाएगा। मोकमोसन में आपका मारवाड़ में। ईडन जयपुर के अंदर। हाँ, एक आपसे ये पूछा जाता है जेडी हॉल, ये जेडी हॉल कहाँ का था? क्या आपको पता है ये जेडी हॉल कहाँ का था? कमेंट कर कर जरूर बताएं जेडी हॉल कहाँ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट कहाँ का था। जेडी हॉल आपको कमेंट कर कर बताना है। आपका आज का ये क्वेश्चन रहने वाला है, जेडी हॉल आपको कमेंट कर कर बताना है। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध जिसको हम कहते हैं, कौन सी नदी पे होगा? माही नदी पे हो जाएगा साथियों। माही बजाज सागर बांध माही नदी पे है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न जो चोटियां हमको दे रखी है उनको ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी उनको घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। साथियों ये चोटियां दे रखी है तो इनकी हमको ऊंचाई देख लेनी है। खो दे रखी है, नागपाड़ है, सभी के सभी ऑप्शन सेम है, तो हम सभी की ऊंचाई एक बार देख लेते हैं। साथियों टोडगढ़ लिखा हुआ है, टोडगढ़, तो टोडगढ़ की ऊंचाई जो है वो आप ध्यान रखो। टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 933 हो जाएगी। टोडगढ़ की कितनी हो गई? 933 हो गई। उसके अलावा आपको ध्यान आनी चाहिए खो, खो की ध्यान आएगी। खो की ध्यान अगर करते हैं तो 920 आ जाएगी। ये क्रम भी हो जाएगा। टोडगढ़ खो मैं आपको जैसे लिख रहा हूँ ना इनको क्रम में, तो ये आपका क्रम भी बन जाएगा इनका। फिर आ जाएगा हमारा नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ की कितनी हो जाएगी? 795। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था RSSB द्वारा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। बहराज, अब नेक्स्ट क्या है? बहराज, तो बहराज क्या हो जाएगा? 792 हो जाएगा। बहराज हो जाएगी 792। टोडगढ़ 933 हो गई, खो 920 है, नागपहाड़ 795 और ये बहराज 792 हो जाएगा। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। टोडगढ़ खो, देखते हैं टोडगढ़ खो, इसमें नागपहाड़ आ गया, फिर बहराज आ गया, तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है ना, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? सीता माता वन्यजीव अभयारण्य पूछना चाहता है। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा ना। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, है कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है साथियों? प्रतापगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तांबा सिंघाड़ा दे रखा है साथियों, ये ठीक है। अगर यहाँ पे डाबला सिंघाड़ा लिखा होता ना, डाबला सिंघाड़ा, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक डाबला सिंघाड़ा अगर लिख दिया जाता है तो यहाँ से हमको क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है। डाबला सिंघाड़ा है तो लोहा है, अकेला सिंघाड़ा है तो तांबा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसको एक उसी के साथ तांबा के साथ या जहाँ पे आपका लोहा ऐसा लिखे हुए हैं उनके साथ इसको लिख दें, ताकि ये हमको फ्यूचर में दिक्कत ना करे। सिंघाड़ा और डाबला सिंघाड़ा जो आपको ना एक जैसे कंफ्यूजिंग फैक्ट हो ना, उनको एक साथ लिख दिया करो अपने। और नोटबुक में एक आप पेज लगाओ या 2-3 पेज रखो उसके अंदर, और जो कंफ्यूजिंग फैक्ट हो उनको एक साथ लिखते चलो, तो एग्जाम के टाइम एक बार उनको रिवीजन कर लो तो उससे अच्छा रहेगा। सिंघाड़ा सही है। यहाँ पर सीसा जस्ता राजपुर दरीबा दे रखा है। टंगस्टन मैंने आपको बता ही दिया था डेगाना। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अबरक हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाह क्रमशः जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में सेवाएं दी थी? 3 के दरबार में रहा है, तो कौन रहा है साथियों? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह जो है 3 के दरबार में रहा था। अगर बात करें सवाई जयसिंह की, सवाई जयसिंह की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो आपको ध्यान आना चाहिए 7 के दरबार में रहा था ये। सवाई जयसिंह, सवाई से सवाई से 7,
ऐसे ध्यान कर लो, सवाई जय सिंह 7 में और मिर्ज़ा राजा जय सिंह 3 में रहे थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है साथियों आपसे। नेक्स्ट है माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। साथियों ये क्वेश्चन जो है डिलीट होगा। ये क्वेश्चन क्या है, डिलीट होगा। क्यों होगा वो हम देखेंगे। डिलीट होगा क्यों, इसने पूछा है बाएं किनारे की। अगर हम बात करें, ये जैसे माही नदी आ रही है, ये मानते हैं माही नदी है, तो बायां किनारा यानी लेफ्ट साइड ये वाला होगा। तो इसमें एक तो चाप नदी यहाँ से मिल रही है, एक अनास नदी यहाँ पर मिल रही है। तो दो नदियाँ हैं जो कि बाएं किनारे से मिल रही है, चाप और अनास। दोनों ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं, चाप और अनास। तो ये दोनों राइट हो जाएंगे ऑप्शन, आप देख लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। मंगला तेल क्षेत्र जो है किस जिले के अंदर है। मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर आ जाएगा। मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा। ये शाहपुरा कहाँ पर है साथियों, भीलवाड़ा के अंदर है। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था। कब, 1891-92 के अंदर। तो साथियों अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट हो रहे हैं, राजसमंद झील और नक्की झील। ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। अब बात बचती है दो की देखने वाली। फतेह सागर पहले बन जाती है तो फाय सागर झील इसके लिए राइट रहेगा। फाय सागर झील जो है 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए बनवाई जाती है। ये राजसमंद झील भी अकाल राहत कार्यों के लिए बनती है, लेकिन टाइम पीरियड तो ये नहीं है ना उसका। तो ये चीज़ें आपको साथ में ध्यान है रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेजा बांध किस नदी पे स्थित है। मेजा बांध किस नदी पे है, तो आपको ध्यान रखना है मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सा, मेजा बांध। आप है ना एक चीज़ ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ट्रिक है, या आप एक इसको डायरेक्ट लिंक करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। ऐसे कोई ट्रिक नहीं है, मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे कोठा, हम क्या गांव में कोठा बोलते हैं ना, तो कोठे में क्या है कि मेज़ है, तो ये चीज़ उसको आपको कन्फर्म हो जाएगी। थोड़ा कोठे में मेज़, ये कन्फर्म आ जाएगा, आपको लॉजिक थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। इतने में अपना क्वेश्चन सही होना चाहिए। हमको ज़्यादा ऐसा कुछ ट्रिक जो याद रहे वो लंबी बड़ी ट्रिक होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। कोठा, गाँव में कोठा बोलते हैं, जो गाँव के क्षेत्र के लोग हैं उनको पता होगा। तो कोठा, कोठा के अंदर मेज़ होती है, तो ये चीज़ उससे आपको ध्यान आ जाएगी। एक दो बार इसको बोलोगे ना आप भी, कोठा के अंदर मेज़ है, कोठा के अंदर मेज़ होती है, तो इस प्रकार एक बार थोड़ा सा उसको ध्यान से एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। इतने में ऐसा है कि इन फ्यूचर अगर कभी क्वेश्चन आता है तो गलत ना हो हमारा। निम्न में से कौन सा तार वाद्य यंत्र नहीं है, नहीं है पूछना चाहता है। इससे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि तार वाद्य यंत्र आपको याद भी करनी है। सुरमंडल, रावण हत्ता, कमाइचा। सुरमंडल, रावण हत्ता, कमाइचा जो है तार वाद्य यंत्र है। सुरमंडल, रावण हत्ता और कमाइचा जो है तार वाद्य यंत्र है, और ताशा इसके लिए राइट हो जाएगा। ताशा जो है तार वाद्य यंत्र नहीं है साथियों, ताशा तार वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। अब साथियों इसमें ने थोड़ा सा इसने क्या किया कि क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा घुमा दिया है। रामदेव जी के आगे इसने संत लगा दिया है, तो वैसे इसको गलत नहीं कह सकते हम। कांवड़िया पंथ के कौन हो जाएंगे, संत रामदेव जी हो जाएंगे, संत रामदेव जी। वैसे लोक देवता हैं रामदेव जी, इन्होंने संत लगा दिया है, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है क्योंकि सभी संत लगा रखे हैं, तो ये कंफ्यूज पैदा करने का प्रयास करता है एग्जामिनर। पालन, मोहरा, गोरबंद। प्लाण, मोहरा, गोरबंद, परचनी राजस्थान में किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है। अगर आपने वीडियो को, हमारे जो प्रीवियस वीडियो उनको ध्यान से देखा है ना, तो हमने गोरबंद वाला क्वेश्चन कर रखा है, पलाण वाला कर रखा है, तो इससे आपको पता तो चल ही गया होगा कि आंसर क्या होगा। ऊंट इसके लिए राइट हो जाएगा। प्लाण हुआ, गोरबंद हुआ, मोहरा, परचनी जो है राजस्थान के अंदर ऊंट के श्रृंगार के आभूषण हैं। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। कितनी है, 15.2% राजस्थान की हिस्सेदारी है। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है। विंड एनर्जी के लिए चुना गया है, तो साथियों जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है। 2021 की गणना के अनुसार द्वितीय पूछना चाहता है ना, मैंने आपसे क्या कहा, इसमें ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। जो जोधपुर है ना वो 1 नंबर पे है साथियों, जोधपुर 1 नंबर पे है, उसमें 1% पूछना है ना, तो 0.48% राजस्थान में जोधपुर के अंदर है। चूरू की अगर बात करें साथियों, तो चूरू के अंदर है 0.56%। जोधपुर में 0.48 और चूरू में 0.56, तो यानी बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम।
वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है, यानी कत्था किससे, कौन से वृक्ष से, खैर की छाल से। खैर की छाल से कत्था तैयार करते हैं ना, खैर इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर का है फॉरेंसिक साइंस संस्थान जो है कि जोधपुर में शुरू किया जाएगा साथियों। कहाँ पर, जोधपुर में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है। साथियों अगर एग्जाम से पहले इसमें ना किसी साथी ने हमको कमेंट कर ये भी पूछा था, ये किराड़ू वाली में डाउट चल रहा था, तो आप है ना कमेंट, जो प्रीवियस वीडियो था हमारा मैराथन वीडियो था, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन में ये भी डिस्कस किया हुआ है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है। गुर्जर प्रतिहार शैली का है साथियों, गुर्जर प्रतिहार शैली का है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। इसको खुजराहो कहा जाता है, राजस्थान का खुजराहो कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है। और गुर्जर प्रतिहार शैली में बनने वाला अंतिम मंदिर अगर कोई है तो वो कौन सा है, अंतिम मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। अंतिम मंदिर कौन सा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। कमेंट भी जाकर आप देख सकते हो, मैराथन वाले वीडियो में 2022 का जो मैराथन था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये आगे एग्जाम में भी आ गया। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा साथियों, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। थोड़े बहुत अलग नए क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अगर आप 80 से 85% कवर कर लेते हो तो वो बहुत अच्छा है। और वो जो बचता, मतलब 15 से 20% का जो पोर्शन बचता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको डेटा कवर करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डेटा उसमें पूछा जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप वो कवर मत कीजिए, वो भी कवर कीजिए, अच्छा है, लेकिन उसके साथ आप ये जो पोर्शन है उसमें आप अपना जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है आरपीएससी के, चाहे वो आरपीएससी, अगर आप आरएसएसबी की तैयारी कर रहे हो ना, तो भी आप आरपीएससी के क्वेश्चन देखा करें। जैसे सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए होंगे, अब उससे पहले फर्स्ट ग्रेड के हो चुके हैं, तो जो साथी एग्जाम की तैयारी करना है ना राजस्थान के, तो वो उनके दोनों के आरपीएससी वाले आरएसएसबी के क्वेश्चन देखो। तो इससे क्या है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, इधर से उधर मिलते रहते हैं क्वेश्चन। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, क्वेश्चन जरूर देखा करें। कौन सा सुमेलित नहीं है, मुर्रा भैंस की नस्ल है, सोनारी भेड़ की है। गोमट गाय लिखा हुआ है साथियों, गोमट तो ऊँट होता है ना, गोमट ऊँट हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए राइट सी ऑप्शन हो जाएगा, और नाचना भी ऊँट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकालीन पट्टारेख से आप क्या समझते हैं। मध्यकालीन पट्टारेख के बारे में पूछना चाहता है, तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर जो है पट्टारेख कहलाता था साथियों। ढोला मारूरा दूहा का रचयिता कौन है। ढोला मारूरा दूहा का रचयिता कवि कलोल, कवि कलोल इसके है साथियों। रचयिता कौन है, कवि कलोल ढोला मारूरा दूहा के रचयिता हैं। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कवि कलोल हैं। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। जयपुर के हवा महल का निर्माण होता है किसके शासनकाल के अंदर होता है साथियों। अब आपको ध्यान आना चाहिए, एक तो किस होता कब है, 1799 ईस्वी के अंदर, 1799 ईस्वी के अंदर होता है। 5 मंजिला इमारत है, कितनी है, 5 मंजिला इमारत है। कौन करवाता है, सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह करवाता है साथियों, सवाई प्रताप सिंह करवाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था। आलमशाही मुगलिया सिक्का, ये सिक्के हैं ना, 5 से 10 सिक्के हैं, तो वो आप एक ना एक कॉपी पे नोट डाउन जरूर इनको कर कर 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएंगे आपको। राजस्थान में कहाँ प्रचलित है, तो राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर। विजयशाही भी बीकानेर था ना, आलमशाही मुगलिया सिक्का बीकानेर। अगर सिक्का एलची और झाड़शाही कहाँ पर आ जाएगा, झाड़शाही उदय, सॉरी आपका जयपुर के अंदर आ जाएगा झाड़शाही। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण नदियों के साथ होता है। बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है कौन सी नदियों के साथ, इसमें बेड़च मेनाल, बेड़च मेनाल वाला ही हो जाएगा साथियों। बेड़च मेनाल और बनास का होता है भीलवाड़ा के अंदर, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर। बेड़च मेनाल बनास मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। धन्ना भगत के गुरु थे, धन्ना भगत के गुरु पूछना चाहता है, रामानंद हो जाएंगे। धन्ना भगत के गुरु कौन हो जाएंगे, रामानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट पे है, निम्न में से कवि नहीं है। ये क्वेश्चन भी साथियों वैसे डिलीट होना चाहिए। अगर इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो जनार्दन राय नागर इसके लिए राइट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं विजय सिंह पथिक भी कवि के रूप में नहीं आते हैं, तो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। क्वेश्चन के लिए वैसे राइट जनार्दन राय नागर हो जाएंगे, ये तो कवि है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा इनके ऑप्शंस के हिसाब से। और वैसे विजय सिंह पथिक भी कवि नहीं थे साथियों। राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया है, 75वां स्थापना दिवस बनाता है, राजस्थान का पहला लिख दिया तो राजस्थान विश्वविद्यालय ही राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है, आपको पता होना चाहिए।
राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय 75वां ये नहीं लिखता तो भी हमको क्या कि प्रथम विश्वविद्यालय पूछा है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय। एकी आंदोलन के प्रेरणेता, अब एकी आंदोलन मैंने आपको बता ही दिया था, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत एकी आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर हो जाएगी साथियों। हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? हर्षद माता मंदिर आभानेरी, आभानेरी के अंदर हर्षद माता मंदिर है। राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा। ये क्वेश्चन तो डिलीट होगा ही होगा, डेफिनेट होगा। इसमें क्या कारण से डिलीट होगा? राजस्थान में किस खनिज का एकमात्र लिखा हुआ है ना, एक बात तो आपको ये नोट करनी है। सीसा में अब्रक लिखा हुआ है तो ये तो गलत हो गया, इसका तो एकमात्र नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अब्रक आ गया है। तांबा ये भी नहीं होगा। वोलेस्टोनाइट इसके लिए राइट हो जाएगा और सेलेनाइट भी राइट हो जाएगा। वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट का राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर ये सीसा अब्रक लिखा हुआ है ना, मैं ऐसे लिख देता सीसा और इसमें ये लिख देता ना ये जस्ता, सीसा और जस्ता लिख देता, तो भी राजस्थान एकमात्र उत्पादक है। सेलेनाइट का एकमात्र, वोलेस्टोनाइट का एकमात्र, ये दोनों ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट है वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा गौरीबाई। वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। राजस्थान की कुल सीमा लंबाई कितनी है? राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 5920 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है। अंतर्राष्ट्रीय 1070 है और इसमें से ये घटा दोगे तो ये अंतर्राज्यीय बच जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बरड़ किसान आंदोलन का नेता हमसे पूछना चाहता है। बरड़ बूंदी बोल दो, बरड़ किसान आंदोलन बोल दो, ये भी हमने बहुत अच्छे से कर रखा है। न्यूनराम शर्मा। न्यूनराम शर्मा जो थे बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन के नेता थे। बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? बीजी। बीजी जो है विजयदान देथा को कहा जाता है। विजयदान देथा को बीजी कहा जाता है। बीजी विजयदान देथा को बीजी कहा जाता है। जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर शब्द, अब प्राचीन समय उसमें जागीर का यूज किया जाता था तो फारसी भाषा क्या यूज करेंगे? फारसी भाषा का शब्द है। जागीर शब्द फारसी भाषा का शब्द है साथियों। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। दामना नामक आभूषण, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा था। मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से तरीके से बताया था। दामना नामक आभूषण उंगलियों में पहना जाता है। दामना नामक आभूषण उंगलियों में पहना जाता है। एक दामिनी आती है साथियों, दामिनी आती है, जो क्या होती है? लाल रंग की ओढ़नी होती है। उस समय भी एक एग्जाम में क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बताया था डिटेल के साथ। लाल रंग की ओढ़नी को दामिनी कहा जाता है। एक ना ये दामिनी लिखा आता है नी, तो ये वाले में क्या हो जाएगा? ये होता है मस्तक का, मस्तक का हो जाएगा। दामना उंगली में हो जाएगा। दामिनी जो है लाल रंग की ओढ़नी होती है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज। गोविंदराज रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक 1194 ईस्वी में स्थापना करता है। 1194 ईस्वी में स्थापना। रणथंभौर के चौहान वंश का गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय का बेटा। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? स्वतंत्र बावनी की रचना कौन करता है? तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी जो होते हैं स्वतंत्र बावनी की रचना करते हैं साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? साथियों ये क्वेश्चन है ना, अभी आप ये मान के चलिए, हो सकता है जो पीछे पेपर हुए होंगे इसके, फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर का पेपर हुआ, उसमें किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन था। इन्हीं दिनों में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगर आप, मैं यही कह रहा हूँ ना, 15 से 20 दिन एक बार वीडियो देखिए तो सही। प्रीवियस ईयर हम हल कर रहे हैं, आप टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिले उसको देखिए। प्रीवियस वीडियो डाल रखे हैं, वो जाकर आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग टॉपिक वाइज हमने डाल रखे हैं, तो पेपर के नाम उसमें लिखे हुए हैं, तो आप वो जाकर देखिए एक बार, फिर आपको अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हमने इस वीडियो में जो है ज़्यादा समय भी आपका नहीं लिया कि ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ पर नहीं बताएं। अब हम आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट, जितना जरूरी है वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा डाटा मिल सके। छगनबेन ने कौन सा चुना है? तो खिंचन जोधपुर, ये सरपंच थी साथियों, सरपंच थी, खिंचन जोधपुर को अपना क्षेत्र चुना था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना 1949। राजस्व बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1949 के अंदर होती है। आज के लिए इतना ही साथियों। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोर्स आप यूज़ करते हो, लाइक वीडियो को कर दें आप, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है।
जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।